वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 2 ऑफ कोर्स MPA 012 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी लाइफ को हर दिन हर पल टच करता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब में आखिर ऐसी कौन सी एक चीज है जो बिल्कुल कॉमन है? क्या है वो? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन। ये वो इनविजिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो आज इस इंटरेस्टिंग दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस इतनी जरूरी क्यों हैं, आखिर इनका मतलब क्या है, इनके फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मतलब ऑन पेपर वर्सेस असलियत, इन्हें बनाने के पीछे कौन से गोल्डन रूल्स काम करते हैं, और हाँ, इन्हें कितने अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? वेल, जवाब बहुत सिंपल है। ये हमारे मॉडर्न समाज का वो ताना बाना है, वो फैब्रिक है जिसके बिना सोसाइटी ठीक से चल ही नहीं सकती। एक सोशियोलॉजिस्ट हैं अमिताई एड्जियोनी, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी। हमारा समाज एक ऑर्गेनाइजेशनल समाज है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सचमुच ऑर्गेनाइजेशन से घिरे हुए हैं। कहीं भी नजर दौड़ा ले, एक ऑर्गेनाइजेशन जरूर दिखेगी। जरा सोचिए इस बारे में। हमारा जन्म हॉस्पिटल्स में होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी पढ़ाई स्कूल्स और कॉलेजेस में होती है, ये भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम जिन कंपनीज या सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ तक कि अपने इंटरेस्ट्स के लिए हम क्लब्स या यूनियंस ज्वाइन करते हैं। बेसिकली जन्म से लेकर आगे तक ऑर्गेनाइजेशंस हर जगह हैं। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि ऑर्गेनाइजेशंस इम्पोर्टेंट है, लेकिन आखिर एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इसकी कोई ऐसी परफेक्ट डेफिनेशन है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले चेस्टर बार्नर्ड का नजरिया देखते हैं, जो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से था। उनके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन बस 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप है, जो एक कॉमन गोल के लिए मिलजुल कर कॉन्शियसली यानी जानकारी में रह के काम करते हैं। यहाँ पर मेन फोकस इंसानी सहयोग पर है, कोऑपरेशन पर। और फिर आते हैं मैक्स वेबर, जिनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो इसे एक स्ट्रक्चर के तौर पर देखते थे, जहाँ रूल्स हैं, एक बॉस है, एक हायरार्की है, और कुछ लोग हैं जिनका काम उन रूल्स को लागू करवाना है। उनके लिए फोकस रूल्स और फॉर्मल ढांचे पर था। दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो अगर इन सभी आइडियाज का निचोड़ निकालें, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खास बातें होती हैं। उनका एक मकसद होता है, वहाँ लोग मिलकर काम करते हैं, और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ देते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस, और बदले में वहाँ से रिसोर्सेज लेते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं, जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छिपी होती है। हर ऑफिस, हर कंपनी में ना 2 दुनियाएं होती हैं। एक वो जो बाहर से ऑन पेपर दिखती है, और दूसरी वो जो अंदर असलियत में काम करती है। एक तरफ है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सोच समझकर प्लान किया जाता है, जिसमें जॉब्स, डेजिग्नेशंस और रिपोर्टिंग लाइंस होती हैं। और दूसरी तरफ है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो दोस्ती, कॉमन इंटरेस्ट्स और पर्सनल रिलेशनशिप से बस अपने आप बन जाती है। इसका कोई चार्ट नहीं होता, ये तो लोगों के बीच का एक सोशल नेटवर्क है। और हाँ, इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की पावर को ना कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जैसा कि LD वाइट ने कहा था, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अक्सर यही इनफॉर्मल नेटवर्क ही डोमिनेंट साबित होता है। ऑफिस की गॉसिप, लंच टेबल पर हुई बातें, असली फैसले अक्सर इन्हीं नेटवर्क्स में लिए जाते हैं, शायद CEO के कैबिन में भी नहीं। तो सवाल ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल और एफिशिएंट बनाने के लिए क्या कोई रूल बुक है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए कुछ ऐसे क्लासिक प्रिंसिपल्स पर नजर डालते हैं जो आज भी कई ऑर्गेनाइजेशंस की नींव हैं। हेनरी फेयोल जैसे थिंकर्स ने कुछ सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडियाज दिए, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, यानी हर कोई एक ही काम में एक्सपर्ट हो, इससे क्वालिटी बढ़ती है। यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देने वाला सिर्फ एक ही बॉस हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। सुनने में सिंपल लगता है, पर इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बड़ी बड़ी कंपनीज चलती हैं। अब तक जो भी हमने डिस्कस किया, उससे शायद ऐसा लगे कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस एक जैसी होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं कि इन्हें कैसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ब्रॉन्स एंड स्कॉट ने
एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा, सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? अगर मेंबर्स को फायदा होता है, जैसे ट्रेड यूनियंस में, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मालिकों को, तो ये एक बिजनेस है। अगर क्लाइंट्स या कस्टमर्स को फायदा हो, तो ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हॉस्पिटल। और अगर आम जनता को, तो ये एक कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट। सिंपल। खासतौर पर सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए लूथर गुलिक ने 4 आधार दिए, जिन्हें 4 Ps भी कहते हैं। पर्पस यानी काम के आधार पर, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट। प्रोसेस यानी स्किल के आधार पर, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पर्सन्स यानी किन लोगों को सर्विस दी जा रही है, जैसे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। और प्लेस यानी इलाके के आधार पर, जैसे नॉर्दर्न रेलवे। तो आज हमने ऑर्गेनाइजेशंस की दुनिया की एक छोटी सी लेकिन काफी इम्पोर्टेंट जर्नी पूरी की है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने समझा कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिल्डिंग्स या चार्ट्स नहीं है, बल्कि ये लिविंग सिस्टम्स हैं जो हमें बड़े बड़े गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं। और हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल दुनिया, एक ऑन पेपर और एक रियल दुनिया हमेशा एक साथ चलती है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी और पावरफुल होती जा रही हैं, ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि वो लोगों पर फोकस करना ना छोड़ दें, कि वो ह्यूमन सेंट्रिक बने रहें? ये एक बड़ी चुनौती है और इस पर सोचना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट यूनिट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है।